आप में से बहुत लोग रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठाते होंगे और मानना होगा कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए क्योंकि जो काबिल लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप ये टैलेंट नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द स्किल इन अ पर्सन। व्हाट यू सीइंग कि साला इसका कास्ट क्या है, इसका एससी है, ऐसे दिखाऊंगा आपको एससी एसटी वाले दोज हु हैव कार, वो कार से आते हैं। If there's a general category student, he is getting 500 marks, and there's a SC ST student who is getting 300 marks. We should not choose on the basis of accident of birth. आप लोग में से जिसको भी कास्ट रिजर्वेशन को लेकर ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि कास्ट रिजर्वेशन जितना आसान दिखता है उतना ही पेचीदा है, और कम से कम अपना स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको पूरा और प्रॉपर बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और आपके मन में कास्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब का जवाब मिलेगा कि कास्ट क्या होता है, कास्ट कैसे बना, कास्ट का ओरिजिन क्या है, आज के टाइम में इसका ज़रूरत है कि नहीं, और ये जो जात शब्द है और आपके नाम के आगे जो भी टाइटल लगता है इसका ओरिजिनेट हुआ कहाँ से। तो आज के समय किसी को लगता है कि कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, तो हाल ही में कुछ हुए इंसिडेंट आपके सामने रखूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा करंट सिनेरियो चल के आ रहा है। कुछ महीनों पहले एमपी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अपर कास्ट के लोगों ने एक लोअर कास्ट के लोगों को मारा पीटा और उस पर यूरिनेट कर दिया। ऐसा ही इंसिडेंट एक आंध्र प्रदेश में भी हुआ था जहां एक अपर कास्ट के ग्रुप ने एक लोअर कास्ट के आदमी को मारा पीटा और उससे फोर्स किया कि वो उनके यूरिन पिए। यूपी के मेरठ में केस हुआ था, एक लोअर कास्ट के लड़के ने एक जाट लड़की से शादी किया और गांव से भाग गया, जिसके बाद एक खाप पंचायत बैठा और परिवार को ये ऑर्डर दिया कि अगर वो लोग वापस नहीं आएंगे तो लड़के की 2 बहनों को रेप कर दिया जाए और पूरे गांव में न्यूड परेड किया जाए। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में ही ऐसे केसेस रोज आते हैं, ये कोई रेयर केसेस नहीं है, और दलितों के साथ आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये क्राइम हमें बाद में पता चलता है। हिंदू धर्म में सदियों से जो चीज गलत था उसे सुधारा गया है, लेकिन ये कास्ट सिस्टम बचा कैसे और इसे हटाने क्यों नहीं दिया गया? असल में हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम था ही नहीं। हिंदुइज्म में वर्ण सिस्टम था जो समय के साथ ये कास्ट सिस्टम का रूप ले लिया। एंशिएंट इंडिया में वर्ण सिस्टम हुआ करता था। वैदिक हिस्ट्री के हिसाब से 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञान रखते थे या फिर टीचिंग रिलेटेड काम करते थे, और ये चारों वर्णों में सुप्रीम थे। फिर आते हैं क्षत्रिय जो राजा या फिर सैनिक हुआ करते थे। फिर आते हैं वैश्य जो ट्रेडर या फिर फार्मर हुआ करते थे, और जो शूद्र थे ये चारों वर्णों का सेवा करते थे यानी लेबर थे। और वर्ण का 5वां एलिमेंट है दलित, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, और इसे वर्ण के 4 स्कोप से बाहर रखा गया है। जाति या कास्ट का मतलब होता है जन्म, और ये वर्ण सिस्टम से एकदम अलग है क्योंकि वर्ण सिर्फ 4 थे और कास्ट लगभग 3000 है, और इनमें भी सब डिवीजन है जो लगभग 25,000 सब कास्ट क्रिएट करता है। तो सिंपल डिफरेंस ये है कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते और बिजनेस करते हैं तो वर्ण सिस्टम के हिसाब से आप वैश्य होते हैं, लेकिन अगर कास्ट सिस्टम से देखा जाए तो अगर आप जन्म से ब्राह्मण हैं तो कोई भी काम करे आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे। बहुत से स्कॉलर का कहना है कि रिलीजन को कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांट दिया गया और इसे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया गया, और जो कास्ट सिस्टम है वो प्योर और इम्प्योर के सिद्धांत पे चलता है, और पूजा पाठ को भी कास्ट के बेसिस पे बांटा गया है। इसलिए आप देखेंगे कि एक ही पूजा को अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, और हिस्ट्री समझने के बाद ये आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ण सिस्टम था ये कास्ट में कब बदल गया, और ये जो अनटचेबल या दलित है इन्हें कब क्रिएट किया गया। ऋग्वेदा के समय सिर्फ 2 वर्ण था, दासा वर्ण और आर्या वर्ण, और ऋग्वैदिक सोसाइटी में काम को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था, जबकि जो मेटल वर्कर हैं या फिर क्राफ्ट पर्सन्स थे इनका सोसाइटी में एक अलग इंपॉर्टेंस हुआ करता था और काफ़ी इज्जत मिलता था। अथर्ववेद पीरियड के एंड तक नया वर्ण को इंट्रोड्यूस किया गया। जो दशा वर्ण था उसे शूद्र बना दिया गया, और जो आर्य वर्ण था उसे वैश्य बना दिया गया, और इस सिस्टम में 2 नए इलाइट वर्ण को लाया गया जो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, और ये 2 नए वर्ण शूद्र और वैश्य को डोमिनेट करने लगे। उपनिषद में शूद्र को पूषण कहा गया है, यानी खेतों का देखभाल और खेत जोतने वाला लेबर, और जो मेटल वर्कर थे और क्राफ्ट पर्सन थे इन्हें भी शूद्र के कैटेगरी में डाल दिया गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय को स्पेशल पोजीशन दिया गया जो वैश्य और शूद्र को नहीं दिया गया। महाभारत में भी हमें वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है। जो वेद व्यास थे वो जन्म से दलित थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान लिया और ब्राह्मण बन गए। वैसे ही जो विदुर थे वो एक दासी पुत्र थे और ज्ञान लेकर वो क्षत्रिय बन गए। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो वर्ण सिस्टम था वो काफ़ी फ्लूइड था और लोग ऊपर नीचे जा सकते थे, लेकिन टाइम के साथ ये धीरे धीरे काफ़ी कठोर हो गया और हायरार्कियल हो गया। वर्ण सिस्टम से कास्ट सिस्टम मेनली 2 स्टेज में डेवलप हुआ, एक मुगल एरा में, एक ब्रिटिश एरा में। मुगल पीरियड के टाइम जो नॉन मुस्लिम्स थे उनका अलग अलग कम्युनिटी और ग्रुप बनाया गया ताकि टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर किया जाए, उनसे आसानी से टैक्स लिया जाए और जो भी डाटा है वो अच्छे से मेंटेन किया जा सके। 18वीं सेंचुरी में जब मुगल कमज़ोर हो रहे थे तो इंडिया में नए नए रूलर्स उभर के आ रहे थे और इनसे लड़ के अपना टेरिटरी बना रहे थे।
जिनका धर्म, भाषा, ये सब चीज़ें अलग हुआ करता था। और जो लोग कास्ट वगैरह नहीं भी मानते थे वो अपने सोसाइटी के प्रेशर में आके कास्ट सिस्टम मानने लगे। और जो ट्राइबल लोग भी थे वो भी कास्ट सिस्टम को अपनाने लगे। अलग अलग जगह में लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाने लगे ताकि वो एक झुंड के फॉर्म में रह सके और जो भी उनका लॉस हो वो मिलकर रिकवर कर पाए। और ये स्ट्रक्चर उस टाइम के लिए काफ़ी सेफ हुआ करता था, क्योंकि अगर किसी भी कास्ट के लोग को कोई भी खतरा आता था या कोई कुछ करता था तो पूरा कास्ट का लोग उसे बचाने के लिए उठ जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्हें ये प्रॉब्लम दिखा कि इंडिया के जो भी कम्युनिटीज़ है उनमें काफ़ी भेदभाव है, और इस चीज़ को वो लोग वीपन की तरह देखने लगे और बांटने की कोशिश करने लगे। 1891 में ईस्ट इंडिया कंपनी कास्ट रिलेटेड सर्वे कराती है और सेंसस के हिसाब से 6 ऑक्यूपेशनल और रेशियल ग्रुप में लोगों को डिवाइड करती है। लोगों को बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के तौर पे बांटा जाने लगा और उनका एम ही था कि लोगों के मन में ये बैठाया जाए कि कौन लोग किस लोग से सुपीरियर है। और इसका बेसिस क्या था कि कौन प्योर है, कौन इम्प्योर नहीं है, कौन गोरा है, कौन गोरा नहीं है, किसके कान नाक लंबे हैं, या दिखावे के तौर पे लोगों को बांटा जा रहा था। जो अच्छा दिखता था वो अच्छा था, जो खराब दिखता था वो अच्छा नहीं था। और 19th और 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ करते थे उन्हें क्रिमिनल कास्ट का टैग दे दिया जाता था और बाकी कास्ट से कहा जाता था कि इन लोगों से दूर रहे। और ये जो क्रिमिनल कास्ट के लोग थे इनका सारा हक दबाया जाता था और उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। और इनके ग्रुप में अगर कोई भी बच्चा जन्म भी लेता था तो उसे भी क्रिमिनल ही माना जाता था। ब्रिटिशर्स का जो कास्ट सिस्टम था वो इंडिया के कास्ट सिस्टम को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, और इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स के कास्ट सिस्टम से मर्ज हो गया उसी वक्त। अब ब्रिटिशर्स के पास सेंसस था तो वो लोग पढ़े लिखे और अपर कास्ट के लोगों को जॉब देने लगे ताकि वो लोग चुप रहे और रिवॉल्ट ना करें। और इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ उनको, क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग थे और गरीब लोग थे वो इन लोग को भी अपना दुश्मन मानने लगे। और अपर कास्ट और लोअर कास्ट में काफ़ी गैप बढ़ गया, क्योंकि लोअर कास्ट का कहना था कि अपर कास्ट लोग ब्रिटिशर से मिले हुए हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से उन पर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि कास्ट सिस्टम काम पे बेस्ड था तो दलित और अनटचेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। मरे हुए एनिमल को दफनाना, लेदर का काम करना, ह्यूमन वेस्ट साफ करना या फिर साफ सफाई करना, इन सब काम को अपर कास्ट वालों ने इम्प्योर बता दिया था। और जो लोग भी इस काम को करते थे उन्हें दलित या फिर अनटचेबल रेफर कर दिया जाता था। तो जो लोग सोसाइटी का अपर पोस्ट के काम करते थे जैसे बिजनेसमैन, टीचर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, इन लोगों ने जो भी दलित और अनटचेबल्स थे इनको दूर करने लग गए। और इस वजह से सोसाइटी में एक गैप क्रिएट हो गया दलित और अपर कास्ट के लोगों के बीच में। और इस सिस्टम को हायरार्कियल भी बना दिया गया और इसी कॉन्सेप्ट को जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफ़र किया गया कि वो लोग गंदे होते हैं। और इस चीज़ को सबके मन में बैठा दिया जाता था ताकि सारे लोग अवॉइड करें और उनको दूर रखें, क्योंकि उनको समाज से छाट दिया गया था तो उनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलता था, चाहे पढ़ाई में हो, जॉब में हो या फिर सोसाइटी में। अनटचेबल्स को इतना गंदा माना जाता था कि उनका शेडो भी अगर किसी अपर कास्ट के लोग के ऊपर पड़ जाए तो अपर कास्ट के लोग उसी समय जाके नहाते थे, कपड़े धोते थे और अपना शुद्धिकरण करते थे। मंदिर, स्कूल और पब्लिक प्लेसेस पे इनका जाने पे रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक कि इनके लिए रोड्स भी अलग हुआ करता था, और जो अपर कास्ट के लोग जिस रोड पे चलते थे और ये लोग अगर उस पे चल जाए तो इनको सजा दिया जाता था। यहाँ तक कि इनको अपने गले में घड़ा बांधना पड़ता था और पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि वो जिस रोड और जगह से जाए वहाँ इधर उधर ना थूके, वो घड़ा में ही थूके। और जो झाड़ू था उनके फुटप्रिंट मिटा दे, क्योंकि वही रोड अपर कास्ट के लोग यूज़ करते तो उनका फुटप्रिंट उनको नहीं दिखना चाहिए था। दलित लोग और उनके वुमेन्स पे काफ़ी क्राइम होता था और उनको पंचायत तक में भी आने का अनुमति नहीं दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस किस लेवल का था। अपर कास्ट के लोग इनके ऊपर क्राइम अपना हक समझ के करते थे। इनका घर जलाना हो गया, इनको मारना पीटना हो गया, मर्डर करना हो गया या फिर वुमेन्स का रेप ही क्यों ना हो। जबकि इन लोगों को सोसाइटी ने निकाल दिया था और जो लोग सोसाइटी में नहीं होते उनको कोई भी काम या फिर कुछ भी नहीं मिलता, तो अपना गुजारा करने के लिए सारा लोअर काम करने लगे, जैसे मरे हुए जानवरों को दफनाना, साफ सफाई करना, ह्यूमन वेस्ट साफ करना, यही सब पे ये निर्भर रहने लगे और यही चीज़ इनका पेशा बन गया। चलिए ये सब चीज़ें तो पहले की बात है, लेकिन आज भी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करता है। हालांकि शहरों में ये सब चीज़ें कम है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं तो कम करते ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको आज भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे 2 दलित को असॉल्ट किया जाता है, हर दिन 3 दलित वुमेन का रेप होता है, हर दिन इनके 2 घर जला दिए जाते हैं। 2014 NCAR रिपोर्ट के अनुसार 27% इंडियन आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं और ये फिगर बड़ा हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर देने से मना कर दिया। अगर हम स्टेट वाइज भी देखें तो MP 53%, हिमाचल प्रदेश 50%, राजस्थान और बिहार 47%,
यूपी 43% और उत्तराखंड 40% लोग अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। एजुकेशन में भी लोअर कास्ट के लोगों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मध्य प्रदेश में अधिकतर अभियान नाम का एक सर्वे किया गया था, जहां पता चला कि 88% दलित स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहीं 79% ऐसे स्कूल है जहां मिड डे मील को टच करने नहीं दिया जाता है और 35% तो ऐसे स्कूल है जहां बच्चों को अलग बैठाकर खिलाया जाता है और उनके प्लेट तक अलग रखे जाते हैं। 2022 में राजस्थान में केस हुआ था जहां 10 साल के बच्चों को एक टीचर ने इतना मारा कि वो बच्चा का मौत हो गया। उसका क्राइम बस यही था कि उसने अपर कास्ट के बच्चों के मटका से पानी लेके पी लिया था और टीचर ने बस यही देखा और उसे पीटना शुरू कर दिया। अगर आज़ादी के 75 ईयर्स बाद भी अनटचेबिलिटी का एक भी केस आता है तो ये एक सीरियस इशू है और रिफॉर्म्स लाके इसे ठीक करने की ज़रूरत है। राइट टू एजुकेशन जो अभी के टाइम लाया गया है, अगर उसे रिजर्वेशन के समय ही लाया गया रहता और एजुकेशन को इन्हेंस किया गया रहता तो आज का सिनेरियो काफ़ी अलग होता। तो अगर आप इतना कुछ सुनने और समझने के बाद भी कंफ्यूज हैं कि कास्ट रिजर्वेशन आज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कास्ट रिजर्वेशन का आज के टाइम में क्या ज़रूरत है, तो इसी से रिलेटेड हम अगले वीडियो में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कास्ट रिजर्वेशन में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।